हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल थ्योरी। जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे सोशल जस्टिस। तो ये जो चैप्टर है सोशल जस्टिस वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। और जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है सोशल जस्टिस यानी कि सोसाइटी में जस्टिस होना। जस्टिस मतलब इंसाफ या फिर न्याय होना। ठीक है। अब जल्दी से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाती रहूं ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। ओके। तो अब देखो, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें हम थ्योरिस्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब जैसे कि थ्योरिस्ट हमारे एक तो है जॉन रोल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे जस्टिस क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल्स, प्रोपोर्शनेट जस्टिस पढ़ेंगे। ठीक है। रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉन रोल थ्योरी ऑफ जस्टिस, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है जस्टिस के बारे में। जस्टिस को कंपेयर किया गया है लव से। ठीक है। जस्टिस को कंपेयर किया गया है लव से। अब कोई भी इंडिविजुअल है सोसाइटी में तो उसे लव तो चाहिए होता है। माँ बाप के साथ जो बॉन्ड होता है, जो ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड होता है, भाई बहन के साथ जो बॉन्ड होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ ये तो सबको चाहिए होता है। उसी तरीके से जस्टिस भी हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी जो सोसाइटी है उसे जस्टिस चाहिए होता है। कोई भी इन अनजस्ट तरीके से नहीं रह सकता है। कभी भी कोई भी अनजस्ट कुछ हो रहा है तो उसे सहन नहीं कर सकता है। तो जस्टिस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जस्ट एज वी इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड व्हाट लव मीन्स, इवन इफ वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल इट्स डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, हम कंप्लीटली नहीं समझा सकते हैं, बट वी ऑल्सो हैव एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इवन दो वी मे नॉट बी एबल टू डिफाइन। हम इसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं लेकिन हम हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, हम समझ पाते हैं। ठीक है। इन दैट सेंस जस्टिस इज नॉट लाइक लव। In addition, both love and justice evoke passionate responses from their advocates. And as with love, no one hates justice. ठीक है। जैसे कि लव में होता है वैसे ही जस्टिस को कोई भी हेट नहीं करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जस्टिस तो हर किसी को चाहिए होता है। कोई भी सोसाइटी में रहता है तो वो नहीं चाहेगा कि वो अनजस्ट तरीके से रहे, उसके साथ कोई अन्याय हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। हर किसी को जस्टिस चाहिए होता है। But unlike love, which is an aspect of our relationship with a few people whom we know well, justice concerns our life in society. The way in which public life is ordered and principles according to which social goods and social duties are distributed among different members of society. अब जो लव होता है वो तो एक रिलेशनशिप होती है जो कुछ ही लोगों के साथ होती है जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जस्टिस की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया है। ठीक है। लेकिन अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस हमारी लाइफ होती है जो हमें सोसाइटी में जीनी होती है, कुछ प्रिंसिपल्स को मानकर, कुछ सिद्धांतों को मानकर, अकॉर्डिंग टू विच सोशल गुड, जिसमें सोशल गुड्स और सोशल ड्यूटीज़ जो हैं वो अलग अलग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी में। और एज सच क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस आर ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिक्स। और ऐसी जस्टिस जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे ये देख लेते हैं। आइडेंटिफाई, इसने बोला कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। आप देख पाओगे कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है। जो कि सोसाइटीज़ में होते हैं एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। व्हाट इज़ मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये भी आप पढ़ोगे। हमने आज तक जस्टिस को कैसे माना है कि जस्टिस मतलब सोशल जस्टिस मतलब सिर्फ न्याय करना, लेकिन हम इस चैप्टर में अलग अलग डायमेंशंस पढ़ेंगे।
उसके बाद जॉन रॉल का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको समझ आ जाएगा, और इस पर आपको डिबेट भी करनी है, डिस्कस भी करना है इसके बारे में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है व्हाट इज जस्टिस। ठीक है, देखो हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उस वर्ड का मतलब है क्या। अब जस्टिस से हम सिर्फ क्या समझते हैं, न्याय। ठीक है, और हमें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लोगे तो अब आपको इसके अलग अलग डायमेंशंस दिखेंगे। ठीक है, अब देखो सभी कल्चर्स और ट्रेडिशंस जो होते हैं उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जस्टिस के, एंड ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज, और हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में अलग अलग तरीके से जस्टिस को डिफाइन करा होता है। फॉर इंस्टेंस एंशियंट इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें, जस्टिस को धर्म से रिलेट करके देखा गया है। देखो जैसे एक राजा का धर्म क्या होता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपनी प्रजा के साथ न्याय करना। ठीक है, मेंटेनिंग धर्म और जस्टिस सोशल ऑर्डर वाज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग्स। तो हमारे एंशियंट इंडिया में, पहले के टाइम में इंडिया में क्या था कि जो किंग्स थे उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती थी, एक धर्म होता था जस्ट करना, जस्टिस करना। ठीक है, अब जो हमारा जस्टिस है ना, वो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। देखो रूल्स तो अब बनने स्टार्ट हुए हैं कि हर किसी के साथ न्याय होगा, लेकिन जस्टिस तो बहुत पहले से ही चल रहा है। मतलब राजा महाराजा के टाइम से भी जस्टिस चल रहा है। वो भी क्या करते थे कि अगर किसी भी पर्सन के साथ गलत होता था तो उसे राजा के दरबार में लेके जाते थे, और वहाँ पर उसके साथ न्याय होता था। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देखो, थ्योरी तो थिंकर्स के बिना अधूरी है, तो इसकी थ्योरी भी थिंकर्स भी हमने इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब चाइना की बात की गई है। कन्फ्यूशियस द फेमस फिलोसफर आर्ग्यूड दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होते हैं जो सही होते हैं। ठीक है, वर्चुअस का मतलब होता है जो लोग सही होते हैं, रॉन्ग डूअर्स जो गलत करते हैं। तो इसमें चाइना में भी कहा गया है, जो कन्फ्यूशियस थे, जो फेमस फिलोसफर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि किंग्स को जस्टिस मेंटेन करना चाहिए, जो गलत काम कर रहे हैं उनको पनिश करके, और जो सही काम करें उनको रिवॉर्ड करके। 4th सेंचुरी में जो बीसी एथेंस थे, ग्रीस, प्लाटो ने डिस्कस किया जस्टिस के इशू को अपनी बुक में द रिपब्लिक। ठीक है, ये बुक अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, द रिपब्लिक, एंड थ्रू अ लॉन्ग डायलॉग बिटवीन द सोक्रेट्स एंड हिज यंग फ्रेंड्स। अब ये जो रिपब्लिक वाली जो बुक है, इसमें उन्होंने डिबेट्स मतलब डिस्कशन करके, जैसे दो चार लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, बात पे डिबेट वगैरह हो रही है, उस तरीके से इस बुक में जस्टिस के आइडिया को समझाया गया है। ठीक है, अब एक लंबा सा डायलॉग था सोक्रेट्स और उसके यंग फ्रेंड्स के बीच में, ग्लूकोन एंड एडिमेंटस। प्लाटो ने एग्जामिन किया कि क्यों जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस के बारे में बताया। अब जो यंग पीपल थे वो सोक्रेट्स को पूछते हैं कि हमें सही क्यों होना चाहिए, हमें जस्ट क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं जो अनजस्ट होते हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू दोज हु वर जस्ट। अब इसमें ये बोला गया कि जो जस्ट होते हैं उनके साथ तो सही नहीं होता, लेकिन जो अनजस्ट होते हैं उनके साथ सही होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर किसी के घर में चोरी होती है, ठीक है, तो जो चोरी कर रहा है उसको तो कुछ सामान मिल गया, इसका मतलब उसके साथ तो क्या हुआ, उसको तो अच्छा ही मिला, कुछ मिल गया। लेकिन जिसके घर पे चोरी हुई है, जो कि सही इंसान था, उसके साथ अनजस्ट हुआ, लेकिन उसको तो कुछ नहीं मिला। तो इसमें यही बात बताई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी करना शुरू कर दें। ठीक है, दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट। अब इस चीज़ को भी हम अच्छे से इस वाले टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, ये वाला पढ़ने के बाद आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी। Those who twisted rules to serve their interest, avoiding paying taxes and willing to lie and be deceitful, were often more successful than those who were truthful and just. अब ऐसा माना जाता है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो यंग पीपल हैं कि जो लोग गलत होते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, उनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो सच बोलते हैं, जो जस्ट करते हैं, न्याय करते हैं। If one were smart enough to avoid being caught,
देन इट वुड सीम दैट बीइंग अनजस्ट इज बेटर देन बीइंग जस्ट। ठीक है, अगर कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, किसी ने गलत काम किया लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा है, इतना स्मार्ट है कि वो पकड़ने से बच रहा है, तो ऐसा दिखता है कि अनजस्ट बेटर है, अनजस्ट सही है जस्ट होने से। यू मे हैव हर्ड पीपल एक्सप्रेसिंग सिमिलर सेंटिमेंट्स इवन टुडे। अब इस चीज को है ना अच्छे से समझते हैं इस वाले टॉपिक में। दे से दैट टू डू इनजस्टिस, अब वो आंसर रिप्लाई दे रहे हैं कि दे से दैट टू डू इनजस्टिस इज बाय नेचर गुड, टू सफर इनजस्टिस एविल। इसका मतलब बहुत गहरा मीनिंग है यहाँ पर कि इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, अगर कोई इनजस्टिस कर रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो एविल है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पर्सन ने चोरी की किसी के घर पे, ठीक है, वो इनजस्ट था, लेकिन वो जो पर्सन था उस वहां पर इनजस्टिस हुआ है, लेकिन उस पर्सन के साथ सही हुआ है जो जिसने चोरी की है, क्योंकि उसको सामान मिला है कुछ ना कुछ जो चोरी की है जिसने। लेकिन अगर उसी के घर में जिसने चोरी की थी, अगर उसी के घर में चोरी हो जाए तो वो क्या है, एविल है। तो उसके लिए वो एविल है। ठीक है, अगर वो दूसरे के घर पे चोरी कर रहा है तो उसके लिए वो सही है, लेकिन अगर उसके घर पे खुद चोरी हो जाती है तो वो एविल है। यही बात बताई गई है कि दूसरों के साथ जब इनजस्टिस होता है ना, जब खुद से इनजस्टिस दूसरों के साथ करते हैं तो वो सही है, सही लगता है, लेकिन जब खुद के साथ ही वैसा इनजस्टिस होता है तो वो एविल लगता है, वो बुरा लगता है। बट दैट द एविल इज ग्रेटर देन द गुड। लेकिन वो जो एविल होता है ना, वो जितना सही होता है ना उससे ज्यादा बड़ा वो एविल होता है जो बुरा होता है। एंड सो व्हेन मेन हैव बोथ डन एंड सफर्ड इनजस्टिस एंड हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ, नॉट बीइंग एबल टू अवॉइड द वन एंड ऑब्टेन द अदर, they think that they had better agree among themselves to have neither, hence there arise laws and mutual covenants, and that which is ordained by law is termed by lawful and just। अब जब एक पर्सन ने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है तो वो किसी एक चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। Socrates reminds these young people that if everyone were to be unjust, if everyone manipulated rules to suit their own interest, no one could be sure of benefiting from injustice। अब सोक्रेट्स ये रिमाइंड कराते हैं उन यंग पीपल को जिन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था यंग पीपल का, उन्होंने सोक्रेट्स से जो पूछा था, अब सोक्रेट्स उनको याद दिला रहे कि अगर हर कोई अनजस्ट होगा, अगर हर कोई रूल्स को मैनिपुलेट करेगा अपने इंटरेस्ट के लिए, तो कोई भी इनजस्टिस से किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एंड नो बडी वुड बी सिक्योर, कोई भी सिक्योर नहीं होगा, सब एक दूसरे को हार्म करेंगे। हैंस इट इज आर बिग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू ओबी द लॉज एंड बी जस्ट। इसलिए ये हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें लॉज को ओबे करना चाहिए और हमें जस्ट होना चाहिए। सोक्रेट्स क्लैरिफाई करते हैं कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जस्टिस का मतलब क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी जस्ट, ये ज़रूरी क्यों है कि हमें सही होना चाहिए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जस्टिस जो है दैट डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू आवर एनिमीज। इसका मतलब जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एनिमीज को हार्म कर रहे हो और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता। या फिर अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना जस्टिस का मतलब नहीं होता है। जस्टिस का मतलब होता है वेल बींग ऑफ ऑल दी पीपल, सबको जस्ट देखना। ठीक है, ऐसा नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करो, एनिमीज के साथ बुरा बिहेव करो। जस्ट एज अ डॉक्टर इज कंसर्न विद द वेल बींग ऑफ हिज और हर पेशेंट, जैसे डॉक्टर हर किसी पेशेंट को सही करने की सोच रखता है ना, उसी तरीके से जस्ट रूलर होता है जो, और जस्ट गवर्नमेंट जो होती है, तो वो भी सभी लोगों का वेलबींग देखती है, सभी लोगों को जस्ट दिलवाती है, जस्टिस दिलवाती है। Ensuring the well-being of the people includes giving each person his due. The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice। ये जो आइडिया है ना जस्टिस का,
कि हर पर्सन को उसका ड्यू मिलना चाहिए। कॉन्टिन्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी आज के दिन का जस्टिस को समझने के लिए। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट इज ड्यू टू अ पर्सन हैज़ चेंज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लाटो के टाइम से चीज़ चेंज हो गई है। अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट इज जस्टिस इज क्लोजली लिंक टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हर एक पर्सन जो है, ठीक है, उसका क्या ड्यू है एज अ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसफर थे इमैनुअल कांट। तो ह्यूमन बींग्स पॉजेसेस डिग्निटी। अब वो क्या कहते हैं कि हर एक ह्यूमन बींग की अपनी रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है। अगर सभी पर्सन्स को डिग्निटी दे दी जाएगी तो देन व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम इज दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड परस्यू देयर चूजन गोल्स। अगर हर किसी पर्सन के पास रिस्पेक्ट होगी तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी अपने टैलेंट्स को डेवलप करने की और अपने गोल्स को पूरा करने की। जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल दी पीपल्स। जस्टिस में ज़रूरी होता है कि हर एक पर्सन को जितना उसे मिलना चाहिए उतना मिले और साथ ही इक्वल कंसिडरेशन मिले सभी इंडिविजुअल्स को। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हमने सोशल जस्टिस एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके थोड़े बहुत हमने डायमेंशंस भी पढ़े, कुछ थ्योरिस्ट के बारे में भी पढ़ा, प्लाटो के बारे में पढ़ा, इंडियन तरीके से देखा, इंडियन क्या सोचते थे पहले जस्टिस के बारे में, और हमने चाइना वालों के बारे में देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, यानी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना। अब यहाँ से कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। जो इक्वल्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना, इसका मतलब ये है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों की सोसाइटी में इक्वल इम्पोर्टेंस होती है और ये एक सिंपल मैटर नहीं है डिसाइड करना कि किस पर्सन को किस तरह की क्वालिटी देनी चाहिए। अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हैं, काफ़ी सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं इसके। एक प्रिंसिपल तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, ठीक है, एक प्रिंसिपल तो हमारा ये हो गया, जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट करना। अब ये कंसिडर किया जाता है कि सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी एज अ ह्यूमन बीइंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनको इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सबको सब डिजर्व करते हैं इक्वल राइट और इक्वल ट्रीटमेंट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट राइट्स जो हैं जो कि लिबरल डेमोक्रेसीज में दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सिविल राइट, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल राइट्स हो जाएंगे जैसे कि राइट टू वोट, जिसमें लोग जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और कुछ सोशल राइट्स भी है जिसमें कैसे कैसे राइट्स आ जाएंगे? राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिले विद अदर मेंबर्स इन दी सोसाइटी। तो ये कुछ हमने राइट्स पढ़े। सिविल राइट हो गया, राइट जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल राइट जैसे कि राइट टू वोट, और सोशल राइट जैसे कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वल राइट्स के अलावा जो प्रिंसिपल है इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना, इसमें क्या होता है कि लोगों को क्लास, उनकी कास्ट, रेस या फिर जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है। दे शुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड एक्शन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप विच दे बिलोंग। उनको कैसे जज करना चाहिए? उनके काम पर जज करना चाहिए, ना कि उनके सोशल ग्रुप से, कि वो कौन से ग्रुप से, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देयरफॉर अगर जो दो पर्सन है वो अलग अलग कास्ट से हैं और वो सेम तरीके का काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टोन तोड़ने का काम हो या फिर पिज़्ज़ा को डिलीवर करने का काम हो, उनको सेम काइंड का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही हर एक कम्युनिटी को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर वो सेम काइंड का काम कर रहे हो तो।
अगर एक पर्सन जो है उसे 100 रुपीज़ मिलते हैं कुछ काम करने के लिए और दूसरे को 75 मिलते हैं वही काम करने के लिए, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये अनजस्ट होगा, अनफेयर होगा। और सिमिलरली अगर मेल टीचर को हायर सैलरी मिल रही है फीमेल टीचर से, तो ये जो डिफरेंस है वो भी क्या है, अनजस्टिफिएबल है, ये भी सही नहीं है, न्याय के खिलाफ है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल्स, जिसमें हमने थोड़ा सा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी देखा। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल देखा इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी भी रेस पर या फिर जेंडर पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और हमने इसमें ये भी देखा कि अगर कोई पर्सन सेम काइंड का काम कर रहा है और दूसरा पर्सन भी सेम तरीके का काम कर रहा है, तो उस चीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों की सैलरी भी सेम होनी चाहिए। हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। तो जल्दी से आप सभी ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आप सभी के पास जो भी नोटिफिकेशंस है वो पहुंच जाए। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो नाउ अब जो हमारा टॉपिक है वो प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब तो सबको पता होगा, इक्वल तरीके से सब, मतलब सबको जस्टिस देना, सबको न्याय देना, हर चीज़ में न्याय देना। अब हर चीज़ में न्याय देना तो पॉसिबल नहीं है, सही भी नहीं है। ठीक है, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर हर तरीके से न्याय देना, हर तरीके से न्याय देना सही नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इक्वल ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है, मतलब सिर्फ यही नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट है तो, लेकिन सिर्फ यही जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पर और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हमें लगता है कि सभी को इक्वली ट्रीट करना अनजस्ट होगा। अब वो कैसे, अब अगर कैसा हो कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में सबको एग्जाम में सेम मार्क्स दे दिए जाए, सबको इक्वल मार्क्स दे दिए जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर अनजस्ट होगा। जिसने कम मेहनत की होगी उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे और जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो जस्टिस है वो सही नहीं है, यानी कि सबको यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए था। जितना मिलना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना ही सबको मार्क्स मिलने चाहिए थे, सबको इक्वल नहीं मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनेट जस्टिस है वो काम नहीं करता है। ठीक है, हियर यू माइट थिंक इट वुड बी मोर फेयर अगर स्टूडेंट्स को अवॉर्ड किया जाए उनके मार्क्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, उनके आंसर पेपर्स के अकॉर्डिंग, द डिग्री ऑफ एफर्ट दे हैड पुट इन, जितना एफर्ट उन लोगों ने लगाया है, बच्चों ने लगाया है, उतना ही उसी के हिसाब से उनको मार्क्स मिलने चाहिए। In other words, provided everybody starts from the same baseline of equal rights, justice in such cases would mean rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort. ठीक है, जस्टिस कैसे देना चाहिए, जस्टिस हमें सबको देना तो चाहिए लेकिन उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर पीपल एग्री होंगे कि ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम वर्क, कि सेम काम के लिए सेम रिवॉर्ड ही देना चाहिए। तो ये सही होगा और जस्ट होगा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सबको रिवॉर्ड देना, जितना उन्होंने एफर्ट लगाया है, जितनी स्किल्स जिस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड थी, द पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व इन दैट वर्क, जितने डेंजर उसमें इन्वॉल्व थे उसी के हिसाब से उनको जो भी सैलरी वगैरह है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, if we use these criteria, we may find that certain kinds of work in our society are not paid a wage which takes such factors sufficiently into account. अगर हम इस क्राइटेरिया को देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ वर्कर्स जो हैं हमारी सोसाइटी में उनको वेजेस नहीं दी जाती हैं, जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से उनको वेजेस नहीं दी जाती हैं, उनको कम वेजेस दी जाती है, जो लेबरर्स होते हैं उनको कम वेजेस दी जाती है। तो यहाँ पर तो जस्टिस नहीं हो रहा है।
For instance, minor skilled craftsmen or people in sometimes dangerous but socially useful profession like policemen may not always get a reward, which is just if we compare it to what some others in society may be earning. अब हम देखते हैं जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो डेंजरस काम करते हैं और कुछ यूज़फुल प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि पुलिसमैन, तो उनको हर वक्त रिवॉर्ड नहीं मिलता है अगर हम इनको दूसरे लोगों से कंपेयर करें, उनकी अर्निंग से कंपेयर करें। तो जस्टिस के लिए सोसाइटी में जो इक्वल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है उसको बैलेंस होने की ज़रूरत है विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने मेनली क्या पढ़ा? इस टॉपिक में हमने प्रोपोर्शनेट जस्टिस के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि जस्टिस हर चीज़ में जस्टिस नहीं हो सकता, मतलब हर चीज़ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जस्टिस तो करना चाहिए लेकिन हर चीज़ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, जिसमें हमने ये स्कूल वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा, जिसमें हमने मार्क्स वाला पढ़ा। अब ये रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स जो है इनका मतलब क्या होता है? ठीक है, स्पेशल नीड्स मतलब अब देखो कुछ लोग जो होते हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन से होते हैं तो उन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए उनको बाकी जो इक्वल्स हैं उनके बराबर लाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। थर्ड प्रिंसिपल जस्टिस का जो है सोसाइटी में वो क्या है? स्पेशल लोगों की स्पेशल नीड्स को देखना जब भी हम रिवॉर्ड्स या फिर ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब दिस वुड बी कंसिडर अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। इस तरीके से हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। अब अगर अब क्या है कि कोई बच्चा है, ठीक है, और वो क्या है, वो देख नहीं सकता है और सबके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, तो बाकी सब बच्चे तो देख सकते हैं लेकिन वो नहीं देख सकता। तो इस तरीके से तो ये क्या है? अनइक्वल ट्रीटमेंट हो गया। तो इक्वालिटी लाने के लिए हमें उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है, in terms of their basic status and rights as members of the society, justice may require people be treated equally। और इस तरीके से हम लोगों को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में और प्रोपोर्शनेटली जो हमने रिवॉर्ड किया है लोगों को उनकी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, ये इनफ नहीं है जस्टिस को एंश्योर करने के लिए। जस्टिस लाने के लिए सिर्फ यही चीज़ इनफ नहीं है, हमें जो भी नीड्स हैं लोगों की, जो भी ज़रूरतें हैं वो भी सोसाइटी में देखनी पड़ेंगी। जो प्रिंसिपल है स्पेशल नीड्स का, लोगों के लिए जो स्पेशल नीड्स का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इसके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये वाली लाइन क्यों कही गई है? क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स में क्या कहा जाता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स है इसमें हम कुछ लोगों को जो डिप्राइव्ड सेक्शन से हो जाते हैं उनको हम क्या दे देते हैं? कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं, जैसे कि रिजर्वेशंस की जाती हैं। अब जो रिजर्वेशंस किन के लिए होती है? जो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, ST ST जो होते हैं, SC ST, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशंस की जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो है उनको एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाई होगी। ठीक है, तो इस वजह से वो डिप्राइव्ड सेक्शन से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको इक्वल लाने के लिए, जैसे कि अगर वो यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बाकी की कैटेगरी है, ठीक है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है और ये वाली जो है उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर देते हैं, इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देते हैं। रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से अब ये क्या हो जाते हैं, इनके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम ये स्पेशल नीड्स जो हैं लोगों को, स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो कभी भी हम जस्टिस ला ही नहीं सकते। जो लोग स्पेशल नीड्स के साथ और डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको जो है अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। अब कुछ लोग जो हैं जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं और कुछ बिल्कुल सही है, ठीक है, तो उन दोनों को हम इक्वली ट्रीट तो नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो डिसेबल पर्सन है वो इक्वल है, ठीक है, जो सही पर्सन है उसके।
तो इसलिए जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं उनमें सीढ़ियाँ तो होती है, साथ ही साथ रैम्प्स भी बनवाए जाते हैं। अब वो रैम्प्स उनके लिए होते हैं जो व्हील चेयर पर बैठे होते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए वो रैम्प्स भी बनवाए जाते हैं। अब इस तरीके से इक्वालिटी यहाँ पर लाने की कोशिश की जाती है। बट इट इज़ नॉट ईजी to get agreement regarding which inequalities of people should be recognized for providing them special help। अब ये इतना भी easy agreement नहीं है सोसाइटी में इक्वालिटी लाना, लोगों की स्पेशल हेल्प जो लोगों को चाहिए उनको रिकॉग्नाइज करना। Physical disabilities, age or lack of access to good education or health care are some of the factors which are considered grounds for special treatment in many countries। अब जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए हमने बात की कि रैम्प्स वगैरह बनवाए जाते हैं या फिर और भी फैसिलिटीज़ की जाती हैं ताकि उनको इक्वल लाया जा सके। अब एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि जो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, जो ST SC होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि एक तरफ जनरल कैटेगरी अगर उनको 30 तक का एज रिलैक्सेशन है, तो बाकी के जो क्लासेस हैं, जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उनको 5 ईयर्स का और दे दिया जाता है, 35 और उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। ठीक है, जिनको जो गुड एजुकेशन नहीं मिली होती, हेल्थ केयर नहीं मिला होता, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। अब ये बिलीव किया जाता है कि अगर लोग जो डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट विद दोज हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक नीड्स टू लिव अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। अब एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो बिल्कुल जिनको सारी एजुकेशन, अच्छे से एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ केयर मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन एक तरफ वो है जिनको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उन दोनों को इक्वली ट्रीट करना सही नहीं होगा, जस्ट नहीं होगा। जो जिनको अच्छे तरीके से एजुकेशन वगैरह मिल गई है उनको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मिली है, एजुकेशन नहीं मिली है, हेल्थ केयर नहीं मिला है, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ऐसा कर दिया गया कि दोनों को ही इक्वली ट्रीट कर दिया गया, उनको भी जिनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है और उनको भी जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो ये एक अनइक्वल सोसाइटी ही क्रिएट करेगा। हम कभी भी एक जस्ट सोसाइटी जो होते हैं उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमारी कंट्री में lack of access to good education or health care and other such facilities is often found combined with social discrimination on the grounds of caste। हमारी कंट्री में क्या है, जो अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और बाकी की जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट के ग्राउंड पर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजर्वेशंस, अभी मैंने रिजर्वेशंस का एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशंस कर दी जाती हैं और एडमिशन्स जो होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लोगों के लिए, उनमें भी रिलैक्सेशन दिया जाता है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। हमारा जो डिस्कशन है तीसरे अलग अलग प्रिंसिपल्स, हमने 3 प्रिंसिपल्स इसमें पढ़े जस्टिस के। तो इसमें गवर्नमेंट के लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है इन तीनों प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को साथ में लेकर चलना। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स क्या कहते हैं, इक्वली सबको इक्वली ट्रीट करो। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स में हमने क्या पढ़ा कि जो अनइक्वल पीपल हैं उनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है, और रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट एंड स्किल्स बाय डिटरमाइनिंग रिवॉर्ड्स एंड बर्डन्स। अब एफर्ट्स जितने किए हैं, जितनी स्किल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देना। एंड अ प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू दी नीडी, और जो ज़रूरतमंद पर्सन हैं उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। Pursuing equality of treatment by itself sometimes work against giving due reward to merit। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कभी कभी अगेंस्ट हो जाता है। किसके अगेंस्ट हो जाता है, गिविंग ड्यू रिवॉर्ड टू मेरिट। मतलब जो अच्छे से जिसने एफर्ट्स किए हैं, स्किल्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड करना,
ठीक है, इसके अगेंस्ट हो जाता है। एम्फेसाइजिंग रिवोटिंग merit as the main principle of justice might mean that marginalized section would be at a disadvantaged in many areas. अब रिवॉर्डिंग जो जिन्होंने अच्छे से, जिनको एजुकेशन मिली है तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया, अब उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है उसी तरीके से, तो इसको एक मेन प्रिंसिपल माना जाता है जस्टिस का, जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जिसकी वजह से मार्जिनलाइज सेक्शन जो है वो डिसएडवांटेज उनके लिए है, क्योंकि इनको तो प्रॉपर एजुकेशन मिली थी तो इनको रिवॉर्ड भी उसी तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन ये जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन था, ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन था, इनको तो अच्छे से एजुकेशन नहीं मिली थी, तो इनको तो इस तरीके से रिवॉर्ड भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर इनको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो ये अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे और ना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये जो है डिसएडवांटेज, एज अ डिसएडवांटेज देखी जाती है मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, क्योंकि इनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली जैसे कि गुड नरिशमेंट और एजुकेशन। अलग अलग ग्रुप्स जो हैं कंट्री में वो अलग अलग पॉलिसीज़ को फेवर कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पर डिपेंड होकर, ठीक है। इट देन बिकम अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू हार्मोनाइज द डिफरेंट प्रिंसिपल्स टू प्रमोट अ जस्ट सोसाइटी। एक जस्ट सोसाइटी लाने के लिए हमें पॉलिसीज को नहीं लाना होता, ये हमें सिर्फ यही देखना होता है कि जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से जस्ट सोसाइटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा क्या है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जॉन रोल्स थ्योरी भी आएगी, क्योंकि थ्योरी जो है वो थिंकर्स के बिना अधूरी है, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा एक टॉपिक और रहता है जिसमें ये जो कार्टून है, अब इसमें क्या कहा गया है कि वाई इज द स्टैचू ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड। अब ऐसा जो कहा जाता है, जो जस्टिस की जो मूर्ति होती है वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है, यानी कि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। तो अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है। अब रिप्लाई क्या आता है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है क्योंकि उसे इम्पार्शल होने की ज़रूरत होती है, इम्पार्शली काम करना होता है, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स शी नीड्स टू बी इम्पार्शल, बट आई वंडर हाउ देन डज शी द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल। अब वो इम्पार्शल तो है, लेकिन वो इस तरीके से इम्पार्शल तो है, लेकिन स्पेशल नीड्स जो है लोगों की वो कैसे देख पाएंगी, ठीक है। तो स्पेशल नीड्स के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब ये जो हमारा टॉपिक है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी जो भी चीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं वो सोसाइटी में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको बराबर मिले, ठीक है। अब सोशल जस्टिस को सोसाइटी में अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स जो हैं वो नई नई पॉलिसीज़ लेकर आती है, नए नए लॉज बनाती हैं, और ऐसी ये जो लॉज और पॉलिसीज़ हैं वो फेयर मैनर में दी जाती हैं, ठीक है, बनाई जाती हैं। सोशल जस्टिस मतलब ये जो है लॉज और पॉलिसीज़ बनाना ये सफिशिएंट नहीं है। जस्टिस को तो प्रमोट करती है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जस्टिस के लिए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना गुड्स और सर्विसेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेशंस के बीच में हो, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हो, या फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ के बीच में हो। If there are serious economic or social inequalities in society, it might become necessary to try and redistribute some of the important resources of the society to provide something like a level playing field for citizens. अब अगर हमें ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको ख़त्म करना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। Therefore, within a country, social justice would require not only that people be treated equally in terms of laws and policies of the society, but also that they enjoy some basic equality of life conditions and opportunities. अब जस्टिस, अगर हमें कंट्री में जस्टिस लाना है तो जस्टिस लाने के लिए सिर्फ लोगों को इक्वली ट्रीट करना सफिशिएंट नहीं है, लॉज और पॉलिसीज बनाना सफिशिएंट नहीं है, साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी।
अब ये बहुत ज़रूरी नेसेसरी देखा जाता है हर एक पर्सन के लिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाकर वो सक्सेस हो सके। हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को एबॉलिश कर दिया है आर्टिकल 17 के अंदर, ताकि सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके और जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको टेम्पल्स, जॉब्स और बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि वाटर पाने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पहले क्या होता था, जो लोअर कास्ट होती थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो डिप्राइव्ड कास्ट होती थी, ठीक है, टेम्पल्स में नहीं जाना दिया जाता था, जॉब्स में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी क्योंकि उनको एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं होती थी, और साथ ही साथ बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिलती थी, ठीक है। तो इन चीज़ों में ये जो लोअर कास्ट है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Different state government have also taken some measures to redistribute important resources like land in more fair manner by instituting land reforms. अब जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे मेजर्स, काफ़ी सारी पॉलिसीज बनाती रहती है ताकि ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है उनको इक्वली सबको जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, रीडिस्ट्रीब्यूट उसको किया जा सके, जैसे कि लैंड, और भी अच्छे तरीके से और भी फेयर मैनर में, ठीक है, ताकि जस्ट सोसाइटी हम क्रिएट कर सकें। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, देखो अब जो ओपिनियन है उनमें सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक तरफ तो जो प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि रिजर्वेशन है, तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो रिजर्वेशन को फेवर करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं ओपिनियन के, और अगर इन ओपिनियन में डिफरेंसेस होंगे रिसोर्सेज को लेकर, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर, या फिर एजुकेशन को लेकर, जैसे एजुकेशन में भी कभी कभी रिलैक्सेशन दी जाती है जो कि डिप्राइव्ड क्लासेस होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से जो लोग जिन जिन लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम मिलती है, उन लोगों से जो डिप्राइव्ड होते हैं उन लोगों से थोड़ी सी कम मिलती है, तो वो इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगेंस्ट होंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, डिस्प्यूट्स होंगे, और लोग बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर है ना, वो जो भी फ्यूचर है लोगों का वो क्या होगा, सही नहीं होगा। मतलब पीपल बिलीव द फ्यूचर ऑफ देमसेल्स एंड देयर फैमिलीज में बी एट स्टेक। तो इस तरीके से लोग जो है वो डिस्प्यूट्स करने में ही रह जाएंगे, ठीक है। एंड वी हैव ओनली टू रिमाइंड आवरसेल्व्स अबाउट द anger and even violence which has sometimes been raised by proposals to reserve seats in educational institutions or in government employment in our country। और जब भी बात आती है रिजर्व करने की, सीट्स को रिजर्व करने की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, तो तब क्या होता है, दो अलग अलग व्यूज आते हैं, एक वो जो सपोर्ट करते हैं रिजर्वेशन को और एक वो जो सपोर्ट नहीं करते, जो इनको अपोज करते हैं, ठीक है। तो उससे भी वायलेंस क्रिएट होता है। एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हाउएवर, वी शुड बी एबल टू कामली एग्जामिन द इश्यूज इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स। और अब ये बात आती है कि हमें ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। अब जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, तो उनको ये जो यहाँ पर ये जो थ्योरीज होती हैं उनको पढ़कर उनको हेल्प मिलती है, उनको आइडियाज़ मिलते हैं और वही तो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ये जो स्कीम्स हैं, जो डिसएडवांटेज लोगों को हेल्प करने के लिए जो स्कीम्स बनाई जा रही है, क्या वो जस्टिफाइड है, तो ये आपको सोचना है। एंड नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम एक पॉलिटिकल फिलोसफर है जिनका नाम है जॉन रॉल्स, ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो है, जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो साथ में थिंकर्स का नाम जरूर आता है। अब जो जॉन रोल है उनकी थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब रोल जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेशनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए ताकि नीड को एक्नॉलेज किया जा सके और जो प्रिविलेज्ड एट लीस्ट टू द लिस्ट प्रिविलेज्ड मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, और हेल्प प्रोवाइड की जा सके जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस।
जॉन रोल कहते हैं कि लोगों को चूज करना है कि वो किस तरीके की सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे। तो लोग कैसी सोसाइटी चूज करेंगे जिसमें रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की जो है वो प्रिविलेज्ड पोजीशन पर रखें, एक अच्छी पोजीशन पर रखें, ऐसा ही चाहेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि राजा या वजीर, आप इनमें से क्या बनना पसंद करेंगे? ठीक है, तो आप क्या मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पसंद करेंगे? राजा बनना पसंद करेंगे। ठीक है, we cannot expect everyone to put aside their personal interest and think of the good of society, especially if they believe that their decision is going to have an impact on the kind of life and opportunities their children will have in the future. अब कोई भी पर्सन जो है, अगर हम उनसे ऐसा क्वेश्चन करेंगे, चूज करने के लिए कहेंगे उनको सोसाइटी को, तो वो कभी भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में या फिर डिसएडवांटेज्ड फैमिली में बॉर्न होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट उनके चिल्ड्रन पर पड़ेगा। ठीक है, जैसी लाइफ और अपॉर्चुनिटीज़ वो जो है कैसी चाहेंगे, जिनमें उनको फैसिलिटीज़ मिले। वी ऑफन एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू थिंक ऑफ द सपोर्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, उसी तरीके से आप क्या सोचेंगे कि आपके लिए किस तरीके की सोसाइटी अच्छी रहेगी। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये जस्टिस को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जस्टिस कहीं भी नहीं है। सो हम ऐसे डिसीजन पर कैसे पहुंचे जो बिल्कुल जस्ट भी है और फेयर भी है। तो जॉन रोल ने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई किया। उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने बोला कि एक ही तरीका है जिसमें फेयर और जस्ट रूल जो है वो किया जा सकता है, वो ये है कि जब हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें हमको डिसीजंस करने हैं सोसाइटी के बारे में कि कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाना है, बट हम नहीं जानते कि हमें सोसाइटी में कौन सी पोजीशन मिलेगी, रिच मिलेगी, पुअर मिलेगी, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, वी डोंट नो। ठीक है, हम नहीं जानते, तो हमें नहीं पता किस तरीके की फैमिली में हम बोर्न होंगे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच, पुअर, प्रिविलेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो जॉन रोल ने आर्ग्यू किया कि अगर हम नहीं जानते इन सारी चीज़ों के बारे में, तो हम अब ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, we will be likely to support the decision about rules and organization of the future society which would be fair for all the members। हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें जो भी रूल्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, वो सबको सबके लिए हेल्पफुल हो, सभी मेंबर्स को फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिले। तो अब जो रोल है, जॉन रोल डिस्क्राइब करते हैं इसको अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये नाम दे देते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया इस सिचुएशन को, कंप्लीट इग्नोरेंस की सिचुएशन को, about our possible position and status in society, each person would decide in the way they generally do in terms of their own interest। वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, बट इन केस वो नहीं जानते कि उनको वो कैसी सोसाइटी में बॉर्न होंगे, तो वो सबके लिए फेयर डिसीजन चूज करेंगे। कोई नहीं जानता कि क्या होने बेनिफिट होने वाला है, क्या होने वाला है, तो हर कोई क्या सोचेगा, वर्स्ट ऑफ की व्यू से भी सोचेगा। वर्स्ट ऑफ मतलब जो सबसे बुरी जो चीज़ हो सकती है ना, उस व्यू को लेकर वो चलेगा। मतलब मान लो अगर हम बाय चांस अगर डिसएडवांटेज फैमिली में बॉर्न हो जाते हैं, तो ऐसी पॉलिसीज या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि जो वर्स्ट ऑफ सेक्शन है ना, उनको भी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज मिले। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, हु कैन रीजन एंड थिंक फॉर हिमसेल्फ दैट दोज हु आर बोर्न इन प्रिविलेज विल एंजॉय स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़। अगर वो प्रिविलेज सेक्शन में बॉर्न हो जाते हैं, ठीक है, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी। बट तब क्या, जब वो डिसएडवांटेज सेक्शन में बॉर्न हो जाते हैं जहाँ पर कुछ ही अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, it would make sense for each person acting in his or her own interest to try to think of rules and organization that will ensure reasonable opportunities to the weaker sections। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की लिए ट्राई करेंगे जिसमें जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज मिले। The attempt will be to see that important resources like education, health, shelter, etc. are available to all the persons even if they are not part of the upper class।
तो वो क्या चाहेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। अब हमारी आइडेंटिटीज़ को इरेज करना इतना ईजी तो नहीं है, ठीक है। अपने आप को वेल ऑफ इग्नोरेंस में इमेजिन करना भी इतना ईजी नहीं है, बट दैन इट इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। अब सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद से सेक्रीफाइस करना भी इतना ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और अपनी फैसिलिटीज़ जो आपको मिल रही है, जो आपको अच्छा फॉर्चून मिल रहा है, उसको शेयर करना भी इतना ईजी नहीं है स्ट्रेंजर्स के साथ। That is why we habitually associate self-sacrificing with heroism. Given these human failings and limitations, it is better for us to think of a framework that does not require extraordinary actions. ये जो ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, इनको देखते हुए ये अच्छा होगा ऐसा सोचना है, ऐसा फ्रेमवर्क सोचना जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस की रिक्वायरमेंट ना हो। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस की जो अच्छाई है वो क्या है, मेरिट क्या है, कि इसमें जो लोग हैं वो रैशनल तरीके से सोचते हैं। They are expected to think for themselves and choose what they regard to be in their interest. The pertinent thing, however, is that when they choose under the veil of ignorance, they will find that it is in their interest to think from the position of the worst off. अब क्या है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में कोई भी सोचता है, ठीक है, तो वो अपने इंटरेस्ट से सोचता है कि बाय चांस अगर वर्स्ट ऑफ सेक्शन में बॉर्न हो जाते हैं तो उनको भी फैसिलिटीज़ मिले, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है वो पहला स्टेप है फेयर लूजर पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ने का। तो ये बिल्कुल एविडेंट हो जाता है कि जो रेशनल पर्सन्स है ना, वो दे विल नॉट सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्स्ट ऑफ। वो वर्स्ट ऑफ जो पर्सपेक्टिव है उससे तो देखेंगे ही, ठीक है, लेकिन साथ ही वो ऐसी पॉलिसीज़ भी लाने की कोशिश करेंगे जिसमें पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कैसी कौन सी पोजीशन उनको फ्यूचर सोसाइटी में मिलेगी। तो हर एक पर्सन जो है वो ऐसे रूल्स लाने की कोशिश करेगा जिसमें वो प्रोटेक्ट कर सके हर किसी को, चाहे वो वर्स्ट ऑफ फैमिली में ही बॉर्न क्यों ना हुआ हो। बट इट वुड मेक सेंस इफ दे ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर दैट द चूजन पॉलिसी डज नॉट also make those who are better off weaker, because it is also possible that they could be born into a privileged position in the future society. अब वीकर सेक्शंस के लिए तो बेटर पॉलिसीज बना दी, लेकिन अगर प्रिविलेज्ड पोजीशन में उनका जन्म हो जाता है तो ऐसी पॉलिसीज लाने की कोशिश की जाती है जो प्रिविलेज्ड पोजीशन और वीकर सेक्शन दोनों को ही सपोर्ट करे, दोनों के लिए ही अच्छी हो, दोनों के लिए ही हेल्पफुल हो। Therefore, it would be in the interest of all that society as a whole should benefit from the rules and policies that are decided and not just any particular section. तो इसलिए ऐसे रूल्स लाने की कोशिश की जाती है, ऐसे पॉलिसीज लाने की कोशिश की जाती है जिसमें पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो। सच फेयर, ऐसी जो फेयरनेस है, ठीक है, वो रैशनल एक्शन का आउटकम है। जॉन रोल अब यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि जो रैशनल थिंकिंग है वो, मतलब जो रैशनल पीपल होते हैं वो इम्पार्शली सोचते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते किसी भी चीज़ में। फेयर और सही जजमेंट होती है कि जो बेनिफिट्स हैं उनको किस तरीके से, बेनिफिट्स और बर्डन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाए सोसाइटी में। उनका एक एग्जाम्पल था, उन्होंने उसमें कहा कि देयर आर नो गोल्स और नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी दैट आर गिवन टू अस इन एडवांस। अब यहाँ पर कोई भी ऐसे गोल्स या फिर कोई भी नॉर्म्स नहीं है जो कि हमको एडवांस में दे दिए जाते हैं। हम बिल्कुल फ्री होते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है ये सोचने के लिए, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट जॉन रॉल की थ्योरी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखिए, अगर आपको फिर भी ये टॉपिक नहीं समझ आए तो मैं आपको फिर भी एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केक है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपको इस केक में से कौन सा पीस मिलेगा, तो आप क्या करोगे? अगर आपको केक पसंद है तो आप अपना पीस ज़्यादा लोगे, या फिर कोई भी जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो चीज़ हमने यहाँ पर ले ली, चाहे वो कोई फास्ट फूड हो, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने अपना पीस ज़्यादा ले लिया, क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ पसंद है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आपको कौन सा पीस मिलने वाला है, तो आपने एक पीस ज़्यादा काट लिया और बाकी सारे बराबर बराबर काट लिए।
लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको इस केक में से कौन सा पीस मिलेगा, तो आप क्या करोगे कि अगर मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा तो बाकियों को भी ज़्यादा क्यों मिले, तो सबके लिए क्या कर दोगे, इक्वल काट दोगे। ठीक है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप अब हमारा ये जो टॉपिक है परसुइंग सोशल जस्टिस, ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सोशल जस्टिस को हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी सोसाइटी जो है अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जो जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पावर है, उनके बीच में और वो लोग उन लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, एक्सक्लूडेड है, और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जस्टिस जो है सोशल जस्टिस नहीं है। जहाँ पर भी इतने ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, मतलब वेल्थ प्रॉपर्टी किसी के पास बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर जस्टिस नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। हम यहाँ पर वी are not talking about the different standards of living which may enjoyed by different individuals in a society। हम यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी में इंडिविजुअल्स रहेंगे और उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। लेकिन हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, जो उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। मतलब जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड सेमनेस इन द वे इन विच पीपल लिव। अब हमने कहा था कि जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तब तक जस्टिस भी नहीं होगा, तो इक्वालिटी होना काफ़ी ज़रूरी है जस्टिस के लिए। लेकिन जस्टिस तब भी एस्टेब्लिश हो सकता है जब इक्वालिटी हो तो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इक्वालिटी ना भी हो तो भी जस्टिस एस्टेब्लिश हो सकता है। मतलब कोई भी जो है सोसाइटी, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर बिल्कुल भी इक्वालिटीज़, बिल्कुल भी इनइक्वालिटीज़ ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी तो हो ही जाती है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी जो है वो नहीं, हमें कभी कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी होती ही है। ठीक है, तो उन थोड़ी बहुत इनइक्वालिटीज़ के साथ भी जस्टिस एस्टेब्लिश हो सकता है, जस्टिस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो फिर जस्टिस एस्टेब्लिश नहीं होगा। But a society would be considered unjust if the differences between the rich and poor are so great that they seem to be living in different worlds altogether। लेकिन कोई भी सोसाइटी है वो अनजस्ट होगी। कब अनजस्ट होगी वो सोसाइटी? तब अनजस्ट होगी जब जो रिच और पुअर जो पीपल हैं उनके बीच के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, and if the relatively deprived had no chance at all to improve their condition however hard they may work। अब चाहे जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं वो चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उनको कोई चांस ही नहीं मिल पा रहा है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने का, उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, इट मीन्स कि वहाँ पर जस्टिस नहीं है। वहाँ पर जस्टिस लाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। एक जस्ट सोसाइटी जो है वो लोगों को मिनिमम बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कराती है ताकि वो हेल्दी लाइफ, सिक्योर लाइफ जी सके और अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहे ताकि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके। अब हमने देखा कि लोगों को मिनिमम जो है कंडीशन मिलनी चाहिए, मिनिमम कंडीशन, मिनिमम बेसिक कंडीशन लोगों को मिलनी चाहिए। अब ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है कि क्या मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए, क्या बेसिक मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए लाइफ की, जो जिनकी लोगों को ज़रूरत है। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं बेसिक नीड्स को कैलकुलेट करने के लोगों की, और ये अलग अलग गवर्नमेंट्स जो हैं वो देखती हैं। ठीक है, हर कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है वो देखती है इस चीज़ को, और बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी देखी जाती है, जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बट इन जनरल इट इज़ एग्रीड दैट बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट, जो बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट की ये चीज़ तो मिलनी चाहिए, वो क्या है? हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ये हमारे राइट में भी आ जाते हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना, हाउसिंग मिलना, हेल्दी लाइफ मिलना, ये सारे हमारे राइट भी हैं। एजुकेशन मिलना भी हमारा राइट है, एंड मिनिमम वेज, ये भी हमारा राइट ही है। तो यही मिनिमम बेसिक कंडीशन भी हो जाती है।
Providing people with their basic needs is considered to be one of the responsibility of a democratic government. अब जो मोनार्की जहाँ पर होगी वो गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी नहीं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वही ये सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगी। बेसिक नीड्स जो हैं वो लोगों की देखकर उनको प्रोवाइड कराएंगी। However, providing such basic minimum conditions of life to all citizens may pose a heavy burden of governments. गवर्नमेंट पर ये एक बर्डन की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि इतने इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों को मिनिमम बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करानी है। और ऐसी कंट्रीज़ में इंडिया जैसी कंट्रीज़ में तो और भी ज़्यादा बर्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लोग हैं, जो पुअर पीपल है, वो काफ़ी ज़्यादा है। Even if we all agree that states should try and help the most disadvantaged members of the society to enjoy some degree of equality with others, अब हम सभी एग्री करते हैं कि जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पर पुअर पीपल हैं, जिनको हेल्दी लाइफ नहीं मिल पा रही है, मिनिमम बेसिक कंडीशन नहीं मिल पा रही है, डिसएडवांटेज मेंबर्स जो है सोसाइटी में, उनको हम सभी एग्री करते हैं कि उनको कुछ इक्वालिटी तो मिलनी चाहिए दूसरों के साथ, मतलब इनइक्वालिटी ना हो उनके साथ। डिसएग्रीमेंट फिर भी होते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है, लोग अगेंस्ट भी होते हैं, अपोज भी करते हैं। एक डिबेट जो है वो अभी भी हमारी सोसाइटी में चलती रहती है, दूसरे पार्ट्स में भी चलती रहती है वर्ल्ड के, अबाउट वेदर प्रमोटिंग open competition through free market would be the best way of helping the disadvantaged members without harming the members of or society, or whether the government should take on the responsibility of providing minimum basic। अब वो डिबेट क्या है जो हमारी कंट्री में चलती आ रही है? वो डिबेट ये है कि क्या हमें फ्री मार्केट्स को जो है अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब ओपन कंपटीशन हो, जो रिच हो जो पुअर हो दोनों मार्केट में आ जाए और अपना जो भी सामान वगैरह वो बेचने लग जाए, ठीक है, या तो ऐसा हो। तो इससे क्या होगा, डिसएडवांटेज लोगों को हेल्प होगी और इससे जो रिच पीपल है उनको भी किसी तरीके का हार्म नहीं होगा। और वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक मिनिमम टू द पुअर, या फिर गवर्नमेंट को ही कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जो कि पुअर लोगों को बेसिक मिनिमम जो भी कंडीशंस है वो प्रोवाइड कराएं। और अगर नेसेसरी हो तो रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया जाए, यानी कि रिसोर्सेज को दोबारा से बांट दिए जाए ताकि जो लोग हैं उनमें इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए और जस्टिस बना रहे। हमारी कंट्री में ये जो अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, ये अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो अलग अलग स्कीम्स के ऊपर डिबेट करते हैं मार्जिनलाइज सेक्शंस को हेल्प करने के लिए, जैसे कि रूरल और अर्बन पुअर। तो वी विल ब्रीफली एग्जामिन दिस डिबेट। इस डिबेट को हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। उसमें ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज डिजॉल्व्ड इनटू द क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। एक जस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है। सबसे पहले रिवरेंस का मतलब देखते हैं। जब भी ज़्यादा रिस्पेक्ट, किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है उसको रेवरेंस कहते हैं। और कंटेम्प्ट, जैसे कि जो B.R. अम्बेडकर हैं वो क्या कहते हैं कि जस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और साथ ही साथ कंप्लेंट्स जो हैं वो कम होनी चाहिए, रिस्पेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्री मार्केट्स क्या होती हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से सामान को बेचना है, कितने रेट में बेचना है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जो भी फ्री मार्केट के सपोर्टर्स हैं उनमें क्या होता है कि इन फ्री मार्केट में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए फ्री होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहे उसमें फ्री होते हैं, एग्रीमेंट्स लेने में फ्री होते हैं। रिगार्डिंग प्राइजेज एंड वेजेस एंड प्रॉफिट, कितने प्राइजेस में बेचने हैं, कितने वेजेस लेबरर्स को देनी है और कितना प्रॉफिट कमाना है, ये सारी चीज़ें फ्री मार्केट में बिल्कुल फ्री होती है, इंडिविजुअल खुद से डिसाइड करता है। फ्री मार्केट में सारी चीज़ें इंडिविजुअल खुद से डिसाइड करता है।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो हमारा चैप्टर है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था परसुइंग सोशल जस्टिस। हमने जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स भी देखे, ठीक है। साथ ही जस्टिस का हमने मीनिंग भी देखा था स्टार्टिंग की वीडियो में। अगर वो वीडियोज़ आपको देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहें। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। यहाँ पर जो फ्री मार्केट होती है उसका मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट यानी कि जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं अपने प्राइजेस, वेजेस या फिर प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उनको लेने हैं इस चीज़ में भी वो बिल्कुल फ्री होते हैं। दे शुड बी फ्री टू कम्पीट विद ईच अदर टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। वो बिल्कुल फ्री होते हैं, कॉम्पिटिशन के लिए भी बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। और वो कितना ही बेनिफिट अपने अकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं। दिस इज सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्री मार्केट। ये तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था फ्री मार्केट का, एक डेफिनेशन थी। फ्री मार्केट्स के जो सपोर्टर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर मार्केट्स को फ्री छोड़ दिया जाए, मतलब स्टेट की कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, तो ऐसे में जो मार्केट है उसमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब जो लोग हैं तो लोगों के बीच में जस्ट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बेनिफिट्स जो है सबको फेयर मिलेंगे, ठीक है। और ड्यूटीज भी बिल्कुल जस्ट जो है फेयर जो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोज विद मेरिट एंड टैलेंट वुड बी रिवॉर्डेड। अब जिनके अंदर टैलेंट है उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और साथ ही जो इनकम्पिटेंट है, ठीक है, जो कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, उनको कम रिवॉर्ड दिए जाते हैं। स्टेट इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो लोग इनकम्पिटेंट है तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, ठीक है, तो वो भी बराबर हो जाएंगी। अगर वो यहाँ पर हैं, जो इनकम्पिटेंट लोग हैं और जो कॉम्पिटेंट है जिनको बेनिफिट हो रहा है वो यहाँ पर है, तो अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प करेगी तो ये भी इनके बराबर आ जाएंगे, तभी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। They would maintain that whatever be the outcome of market distribution it would be just। लेकिन जो लोग फ्री मार्केट के सपोर्टर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि फ्री मार्केट में जिस तरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिस तरह का भी आउटकम आएगा, वो बिल्कुल जस्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, फेयर होगा। However, not all the market supporters today would support absolutely unregulated markets। जितनी भी फ्री मार्केट के सपोर्टर्स होते हैं आज के टाइम में वो अनरेगुलेटेड मार्केट्स को सपोर्ट नहीं करते। अगर हम आज के टाइम पे देखें कि आज के टाइम पर किस तरीके की मतलब जो इंडिया में किस तरीके की मार्केट है, फ्री मार्केट है या फिर स्टेट इंटरवेंशन है, तो हम देखेंगे कि जो फ्री मार्केट तो इंडिया में है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ने लगा दी है। यानी कि कहने को तो फ्री मार्केट है लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। स्टेट कुड स्टेप इन टू एंश्योर अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि जो स्टेट है वो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सके, ताकि लोग जो वो इक्वल टर्म्स में compete कर सके। But they might argue that even here the most efficient way of providing people with basic services might be to allow markets in healthcare, education and such services to develop। अब वो आर्ग्यू करते हैं कि जो सबसे एफिशिएंट तरीका है लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने का वो ये है कि मार्केट्स को अलो कर दिया जाए कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए, एजुकेशन और ऐसी सर्विसेज बिल्कुल मतलब फ्री मार्केट की तरीके से देखी जाए। इन अदर वर्ड्स मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो इन सारी चीज़ों को संभाले, मतलब सारी चीज़ों में प्राइवेट एजेंसीज हों, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइवेट एजेंसीज जो होती है वो ज़्यादातर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहता है लेकिन वो पुअर है तो प्राइवेट एजेंसी तो अपना प्रॉफिट समझेंगे। अगर जो पुअर पीपल है उनके पास पैसे नहीं है तो फिर वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है।
लेकिन जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स है वो कहते हैं कि प्राइवेट एजेंसीज जो हैं उनको एनकरेज करना चाहिए, बेसिक सर्विसेज जो हैं उनके हाथ में दे देनी चाहिए, जबकि स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो सिर्फ लोगों को ऐसी सर्विसेज लेने के लिए एम्पावर करे, एनकरेज करे। इट माइट ऑल्सो बी नेसेसरी फॉर द स्टेट टू गिव स्पेशल हेल्प टू द ओल्ड। अब ये भी ज़रूरी हो जाता है स्टेट के लिए कि वो जो ओल्ड है, जो सिक पीपल है, जो compete नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करे। बट इसके अलावा, इस रोल के अलावा, जो स्टेट है उसे लॉज और रेगुलेशंस जो होते हैं कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, वो भी मेंटेन करने चाहिए, उसका भी एक फ्रेमवर्क मेंटेन करना चाहिए। दे मेंटेन दैट फ्री मार्केट इज द बेसिस ऑफ अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो फ्री मार्केट है वही फेयर और जस्ट सोसाइटी को क्रिएट कर सकती है। द मार्केट, इट इज सैड, डज नॉट केयर अबाउट द कास्ट और रिलीजन ऑफ द पर्सन। इट डज नॉट सी वेदर यू आर अ मैन और women. It is neutral and concerned with talents and skills that you have. If you have the merit, then nothing else matter. अब इसका मतलब है कि फ्री मार्केट के सपोर्टर्स कहते हैं कि जो ऐसी जो मार्केट है उसमें कास्ट या फिर रिलीजन के बारे में, मतलब कास्ट या रिलीजन के बारे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, चाहे मैन और वुमेन हो, यहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये न्यूट्रल होती हैं और ये टैलेंट्स और स्किल्स पर बेस्ड होते हैं कि जिसके अंदर जितना टैलेंट है, जिसके अंदर जितनी स्किल है, वो उतने ही अच्छे तरीके से अपनी जो प्रॉफिट है उसको गेन कर सकता है। One of the arguments put forward in favor of market distribution is that it gives us more choices. और एक आर्ग्यूमेंट ये रखा जाता है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के फेवर में कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देती हैं। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि जो मार्केट सिस्टम होता है वो हमें, वो कंज्यूमर्स को, एज कंज्यूमर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देता है और हम राइस को भी चूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। एंड द स्कूल वी गो टू, जिस स्कूल में हम जाते हैं हम स्कूल भी चूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वी हैव द मीन्स टू पे फॉर देम, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ के लिए पे करने के लिए पैसे हैं, ठीक है, तो हम चूज़ कर सकते हैं हमें राइस खाना है, वीट खाना है, स्कूल में जाना है, मतलब किस टाइप के स्कूल में जाना है, ठीक है। बट रिगार्डिंग बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, what is important is the availability of good quality goods and services at a cost people can afford. लेकिन बेसिक गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि गुड क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए इतनी कॉस्ट पर जितनी पर जो लोग हैं उनको अफोर्ड कर सके, पुअर पीपल जो है वो भी इनको अफोर्ड कर सके। अगर जो प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचती है, ठीक है, तो वो जो पुअर पीपल है उनको सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, वो चीप प्रोडक्ट्स जो है उनको नहीं बेच पाएंगी। दैट इज़ वाई देयर मे बी फ्यू प्राइवेट स्कूल्स इन रिमोट रूरल एरियाज एंड फ्यू विच हैव बीन सेटअप मे बी ऑफ लो क्वालिटी। इसलिए यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में पुअर पीपल होते हैं मोस्टली, ठीक है, और वहाँ पर जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट स्कूल्स अगर वहाँ पर खुलते हैं तो इतना प्रॉफिट उनको नहीं हो पाता है, और जितने भी खुले हैं वो लो क्वालिटी के हैं। द सेम वुड बी ट्रू ऑफ हेल्थ केयर और हाउसिंग। अगर हेल्थ केयर और हाउसिंग की बात करें तो उसमें भी ऐसी बात आ जाती है। ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है फ्री मार्केट के डिफेंस में और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के डिफेंस में कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो सुपीरियर होता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब जो प्राइवेट एजेंसीज जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा इनके फ्री मार्केट के सपोर्टर्स का मानना है। बट द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज में बी पुट दैम आउट ऑफ रीच ऑफ पुअर। लेकिन ये जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं उन सर्विसेज को जो पुअर पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट बिजनेस जो हैं टेंड्स टू गो वेयर बिजनेस वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल। प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट बिजनेस वहाँ पर एस्टेब्लिश होते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और जहाँ पर फ्री मार्केट्स जो हैं वो काम कर सकती हैं
इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेल्दी एंड पावरफुल। मतलब जो प्राइवेट एजेंसी होते हैं वो किन के लिए काम करती है? मोस्टली जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो लोग वेल्दी होते हैं और जो पावरफुल होते हैं। द रिजल्ट मे बी टू डेनी रादर देन एक्सटेंड अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर रिलेटिवली वीक एंड डिसएडवांटेज। अब जो लोग पुअर पीपल होते हैं, डिसएडवांटेज्ड पीपल होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं और वो प्रॉफिट किन से लेती है? जो वेल्दी पीपल होते हैं, और पुअर पीपल उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। Arguments can be put forward on both the sides of the debate, but free market often exhibit a tendency to work in favor of the already privileged. आर्ग्यूमेंट्स दोनों ही साइड के डिबेट में रखे जा सकते हैं, और जो फ्री मार्केट होती है वो काम किसके लिए करती है? जो ऑलरेडी प्रिविलेज सेक्शन होता है। दिस इज वाई मैनी आर्ग्यू दैट टू इंश्योर सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए स्टेट को स्टेप लेना पड़ेगा, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी सभी मेंबर्स के लिए, सोसाइटी में सभी मेंबर्स के लिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट जो होते हैं अबाउट इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिस, ये कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते। डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस के को लेकर जो भी इश्यूज होते हैं उनमें डिसएग्रीमेंट्स हमेशा रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते। इवन हेल्दी, because they force us to examine different points of view and rationally defend our own views। क्योंकि वो हमें फोर्स करते हैं अलग अलग पॉइंट्स को एग्जामिन करने के लिए और रैशनली हमारे व्यूज़ को डिफेंड करने के लिए, हमारे व्यूज़ को बचाने के लिए। पॉलिटिक्स इज अबाउट द नेगोशिएशन। पॉलिटिक्स में डिस्कशन तो होता ही है, ऐसे डिसएग्रीमेंट्स का डिबेट के थ्रू हमारी कंट्री में जो सोशल और इकोनॉमिक तरीके की जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है, एंड मच रिमेन्स टू बी डन इफ दे आर टू बी reduced. Studying the different principles of justice should help us to discuss the issues involved and come to an agreement regarding the best way of pursuing justice. अलग अलग प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद, जस्टिस के अलग अलग प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद ये हमें हेल्प कर सकते हैं डिस्कस करने के लिए इन इश्यूज़ को, और एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हेल्प कर सकते हैं जिसमें हम जस्टिस को परस्यू करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ढूंढ सकें। ठीक है, सो ये वाला हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, सोशल जस्टिस। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा जो चैप्टर है राइट्स।